नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित आपकी अवधारणात्मक समझ को बढ़ाया जा सके और जिस अवधारणात्मक समझ का इस्तेमाल आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों स्तरों पर कर सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह कौन सी वे महत्वपूर्ण खबरें थी, पर्यावरणीय खबरें थी, जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में कछुओं की प्रजाति पर चर्चा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिडले कछुए के बारे में आप जानते हैं कि ओलिव रिडले कछुए के बारे में हमने हाल ही में एक प्रोग्राम में विस्तार से बात की थी। लेकिन कछुए की कई प्रजातियां भारत में पाई जाती है, या आप कह सकते हैं कि भारतीय जल में पाई जाती है। उन प्रजातियों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना और साथ ही उनके IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस को जानना आपकी परीक्षा के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इन भारत में पाई जाने वाली, भारतीय जल में पाई जाने वाली कछुए की प्रजातियों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, उनके IUCN स्टेटस को भी जानने का प्रयास करेंगे। अगली खबर हमारी मैंग्रोव वन से जुड़ी हुई है। मैंग्रोव वन किस प्रकार से एक तटीय वन के रूप में, या आप कह सकते हैं तटीय क्षेत्र में किस प्रकार से अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक संरक्षण प्रदान करते हैं, उसके अंतर्गत इनकी किस प्रकार की भूमिका स्थापित होती है, इस पर विस्तार से बात होगी। और साथ ही बात होगी एथेनॉल कार्यक्रम के पर्यावरणीय प्रभाव पर। एथेनॉल, जो हमारे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम है, उसके पर्यावरण पर कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो वो प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से ये पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, उस खबर पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली कछुओं की प्रजातियों पर। हाल ही में एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जो हमें बताती है कि ओलिव रिडले कछुए पर पर्यावरण में होने वाले बदलावों का विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उस प्रजाति की संख्या पर पड़ सकता है और प्रजातियों की संख्या में भी ओलिव रिडले कछुए के नर पर विशेष नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार का एक अध्ययन हमारे सामने आया है, जिसमें पिछले 16 सालों का एक मूल्यांकन किया गया है, जो बताता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तटीय क्षेत्रों की रेत जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है, उस रेत का प्रभाव ओलिव रिडले कछुए पर भी पड़ा है। और विशेष तौर से इस कछुए की जो नर प्रजाति है उस पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, जिससे भविष्य में इसकी संख्या एक खतरे के निशान पर पहुंच सकती है, या इसकी संख्या को एक खतरा हो सकता है। वर्तमान में ओलिव रिडले कछुए को लेकर के ऐसी कोई चिंता नहीं है कि इनकी संख्या कम है, लेकिन भविष्य में इस तरह के परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं जहां पर इनकी संख्या कम हो सकती है। ऐसे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में कछुए की कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है और उनकी सामान्य स्थिति क्या है। भारत में कछुए की सामान्यतः 5 प्रजातियां पाई जाती है। भारतीय जल में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजाति है? एक है ओलिव रिडले, एक है ग्रीन टर्टल्स, एक है लोगर हेड टर्टल, एक है हॉक्सबिल टर्टल और एक है लेदर बैक टर्टल। तो इनकी स्थितियों के बारे में विशेष तौर से हम यहाँ पर कुछ प्रजातियों के बारे में जानेंगे, और कुछ प्रजातियों में शामिल होगी लोगर हेड सी टर्टल, लेदर बैक टर्टल, ग्रीन टर्टल और ओलिव रिडले टर्टल। इन 4 प्रजातियों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा हॉक्सबिल टर्टल भी भारतीय जल में पाया जाता है। चलिए, ओलिव रिडले टर्टल के बारे में हमने पहले ही एनवायरमेंट दिस वीक के प्रोग्राम में सामान्य जानकारी दी हुई है, उस पर चर्चा की हुई है। वहां जाकर के आप उसके बारे में विस्तार से भी जान सकते हैं। अगर हम लोगर हेड टर्टल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये समुद्री कछुए की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, समुद्री कछुए की प्रजाति है, और एक तरह से साल्ट वाटर और जो कि ज्वारीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ये मुख्यतः पाया जाता है। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है सुभेद्य, यानी वल्नरेबल। इसका IUCN स्टेटस क्या है? सुभेद्य इसका IUCN स्टेटस है। वहीं अगर हम लेदर बैक टर्टल के बारे में बात करें तो ये समुद्री टर्टल की 7 प्रजातियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। द लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीसीज ऑफ सी टर्टल। सी टर्टल की
7 प्रजातियों में सबसे बड़ी मानी जाती है लेदरबैक टर्टल। ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एबल टू मेंटेन हाई बॉडी टेम्परेचर यूजिंग मेटाबॉलिकली जनरेटेड हीट। ये अपनी चयापचय प्रक्रिया के माध्यम से, अपनी मेटाबॉलिक जनरेटेड मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो हीट जनरेट होती है, जो तापमान जनरेट होता है, जो तापमान सृजित होता है, उसके माध्यम से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम होता है। कौन? लेदरबैक टर्टल। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में यह आता है। ग्रीन टर्टल की बात करें तो ग्रीन टर्टल, इसका जो नाम है, ये कहां पर पाया जाता है? ये ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये विशेष तौर से पाया जाता है। और जब हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये कौन कौन सा क्षेत्र है? विशेष तौर से मान लिया ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। तो इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में विशेष तौर से जानते हैं। और जब हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो सामान्यतः उसका मतलब 20 डिग्री उत्तर से लगभग 40 डिग्री या 45 डिग्री उत्तर, और इसी प्रकार से 20 डिग्री साउथ और उसी प्रकार से लगभग 40-45 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर हम ग्रीन टर्टल के IUCN स्टेटस की बात करें तो इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या हुआ? एंडेंजर्ड का मतलब हुआ संकटग्रस्त श्रेणी। कई जगहों पर एंडेंजर्ड का जो अनुवाद किया हुआ है वो विलुप्त भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन संकटग्रस्त इसका सही अनुवाद होगा। अगर हम ओलिव रिडले टर्टल के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटे हैं और सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले सी टर्टल हैं, समुद्री टर्टल हैं। इसके अलावा ये आप कह सकते हैं कि एक यूनिक फीचर इनका होता है, एक अद्वितीय फीचर ये होता है कि ये समूह में समुद्र के किनारे मास नेस्टिंग करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नेस्टिंग करते हैं और वहीं पर अंडे देते हैं। और अंडे देने के बाद उन्हें रेत में, आप कह सकते हैं रेत में दबा करके फिर समुद्र की तरफ एक तरह से गमन कर जाते हैं। अगर हम इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल यानी सुभेद्य। सुभेद्य इनका IUCN स्टेटस है। तो ये भारत में पाई जाने वाली 5 प्रमुख प्रजातियां जो टर्टल की पाई जाती हैं उसमें से 4 की हमने यहाँ पर विस्तार से बात की है। इनके बारे में एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगे की खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि IAS की नोएडा शाखा में हमारे IAGS फाउंडेशन बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ हुए हैं। इन दोनों ही बैचेस में एडमिशन प्रारंभ है, आप एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके इन बैचेस में एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो तटीय मैंग्रोव से जुड़ी हुई है। हाल ही में हमारे सामने एक खबर आती है, एक अध्ययन आता है जो बताता है कि किस प्रकार से जो तटीय मैंग्रोव है जो अपतटीय क्षेत्रों में रहते हैं, अपतटीय क्षेत्रों में जिनकी उपस्थिति है वो कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षा प्रदान करने के अंतर्गत विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो तटीय मैंग्रोव के द्वारा प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त होती है, बायोशील्ड के रूप में ये काम करते हैं। तटीय मैंग्रोव प्राकृतिक आपदाओं जैसे बवंडर और बाढ़ के खिलाफ जैव ढाल के रूप में कार्य करते हैं, यानी बायोशील्ड के रूप में काम करते हैं। भारतीय तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव, ये मैंग्रोव इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। भारतीय तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव और अन्य प्राकृतिक बाधाओं की मौजूदगी ने सुनामी और तटीय बांध से होने वाली तबाही को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। समुद्री दीवारों का निर्माण करना महंगा है, यानी समुद्री क्षेत्रों से उठने वाली लहरों से अगर संरक्षा प्राप्त करनी है और उसके अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने के अंतर्गत, सुरक्षा प्राप्त करने के अंतर्गत अगर समुद्री दीवारों का निर्माण किया जाता है तो भारत का बहुत लंबा तटीय क्षेत्र है, वहां पर समुद्री दीवारों का निर्माण करना अपने आप में बहुत महंगा खर्च हो, अफोर्डेबल नहीं है, महंगा पड़ेगा। और उसी के अंतर्गत अगर मैंग्रोव वनस्पति वहां पर है, मैंग्रोव वन वहां पर है, तो वो प्राकृतिक एक तरह से संरक्षा का काम करते हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है
जबकि मैंग्रोव प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। यानी अगर हम समुद्री दीवारों का निर्माण करते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति में हस्तक्षेप के भी समान होगा। वहां की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, तटीय क्षेत्रों की सामान्य जो पर्यावरणीय प्रक्रियाएं हैं वो उससे प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन जो मैंग्रोव है वो प्राकृतिक रूप से ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। मैंग्रोव के बारे में सामान्य जानकारी यहां पर हासिल कर लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय तटीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों, यानी जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है उसमें पाए जाने वाले लवण सहिष्णु यानी नमक को सहन करने वाली एक वन प्रजाति है, एक पादप प्रजाति है, उसके विविध समूह को ही हम मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। इसकी अगर विशेषताओं पर बात करें, इसके फीचर्स पर बात करें, तो मैंग्रोव वन प्रतिकूल स्थितियों जैसे कि उच्च लवण हाई साल्ट वाटर और निम्न ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकते हैं। इनकी जड़ें न्यूमेटोफोर कहलाती हैं। इसका मतलब है वायवीय जड़ें होती हैं, यानी इनकी जड़ों को क्या कहा जाता है? वायवीय जड़ें कहा जाता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन अवशोषित करने की उनकी क्षमता होती है और इसीलिए उनको वायवीय जड़ें कहा जाता है। न्यूमेटोफोर इसका वैज्ञानिक नाम है। ताजे जल को संग्रहित करने के लिए मोटी अवशोषक पत्तियां होती हैं इनकी। इसके अलावा अगर हम मैंग्रोव आवरण की बात करें, पूरे विश्व में मैंग्रोव आवरण की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव आवरण पूरे विश्व में एशिया में ही पाया जाता है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी और मध्य अमेरिका और चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगर भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में जाने जाते हैं। और मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा एकल खंड, यानी एक जगह पर जहां सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पर मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात में, तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश में और पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगर हम इनके महत्व की बात करें तो समुद्र तट को संयत रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के अंतर्गत भी ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बार बार जो चक्रवात उठते हैं, उन चक्रवातों की स्पीड को कम करने में, उन चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करने में भी इनकी भूमिका है। पोषक तत्वों को अवशोषित करके जल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। अगर लगातार ये पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करते हैं, तो जल की गुणवत्ता भी इनके माध्यम से सुधार होता है और महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के कारण वायुमंडल में कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। तो कार्बन सिंक के रूप में इस प्रकार से काम करते हैं कि ये कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार से बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के तत्वों की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है कार्बन का वायुमंडल में, उसको अवशोषित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस प्रकार से कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। इनके सामने उपस्थित खतरों पर बात करें तो तटीय क्षेत्रों का अगर हम कमर्शियलाइजेशन करेंगे, वाणिज्यीकरण करेंगे, उनमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं चलाएंगे, आधारभूत योजनाएं चलाएंगे, तो तटीय क्षेत्रों के वाणिज्यीकरण से मैंग्रोव वनस्पति को निश्चित रूप से नुकसान होगा, जो इनके सामने उपस्थित महत्वपूर्ण खतरों में शामिल है। इसी प्रकार से अगर हम तटीय क्षेत्रों में झींगा यानी श्रिम्प फॉर्मों का निर्माण करेंगे तो उस निर्माण से भी मैंग्रोव वनों को नुकसान हो सकता है। तापमान में होने वाला उतार चढ़ाव भी मैंग्रोव वनस्पति के लिए सही नहीं है। मैंग्रोव ठंडे तापमान में जीवित नहीं रह सकते। तो इनके सामने ये उपस्थित कुछ खतरों पर बात करी। अब हम इनके वैश्विक और भारत के स्तर पर चलाए जाने वाले संरक्षण उपायों के बारे में सामान्य बात कर लेते हैं। अगर हम वैश्विक संरक्षण उपायों की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में मैंग्रोव को शामिल करना इनके संरक्षण की दिशा में उठाए गए कई कदमों में से महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार से मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर पहल, जो कि IUCN और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक महत्वपूर्ण पहल है, मैंग्रोव के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण पहल है, एक इनिशिएटिव है। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP27 की बैठक में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी बनाया गया, जो कि मैंग्रोव वनों के
संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयासों का आह्वान करता है। भारत ने 1976 में एक राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति बनाई जो मैंग्रोव वनस्पति के प्रति भारत सरकार की एक प्रतिबद्धता को, उसको संरक्षित करने की भारत सरकार की एक प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। उसी तरह से केंद्रीय बजट 2023-24 में एक विशिष्ट योजना की भी घोषणा की गई जो मैंग्रोव वनों के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिसका नाम है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो इसके माध्यम से न केवल मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में डेवलप करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो ये भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा यूनेस्को ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया हुआ है और ये दिवस है 26 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए और कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये मैंग्रोव वनस्पति के बारे में सामान्य बात हुई। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और एथेनॉल कार्यक्रम पर बात करेंगे। और एथेनॉल कार्यक्रम चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में हमारे सामने इस तरह की रिपोर्ट आती है जो बताती है कि एथेनॉल जो ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम है उसके माध्यम से, यानी पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना ताकि उसके कुछ एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव हो रहे हैं। जहां पर एथेनॉल का निर्माण होता है उसके पर्यावरण पर कुछ प्रभाव हो रहे हैं, इसीलिए ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी EBP, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम और इसके उद्देश्य, ये वर्ष 2001 में भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, ये कार्यक्रम ऊर्जा खपत, तेल आयात और वाहनों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है। 2020 में केंद्र सरकार ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से बढ़ाकर 2025 कर दिया था। यानी पहले सरकार का लक्ष्य यह था कि वो 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करेगी, लेकिन सरकार ने फिर और महत्वाकांक्षी इस लक्ष्य को किया और वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रख दिया ताकि एक हरित भविष्य की दिशा में, एक ग्रीन फ्यूचर की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अगर हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के तहत कार्यक्रम की बात करें तो एथेनॉल को अनाजों जैसे टूटे चावल और मक्का से तैयार किया जाता है और उसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। यानी भारत सरकार जो एक उद्देश्य रखती है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, उस उद्देश्य के अंतर्गत भी इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 2024 तक भारत में एथेनॉल का जो मिश्रण है वो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 15% तक पहुंच चुका है, लगभग 15% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। एथेनॉल कारखानों के पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय विरोध के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं क्योंकि उसी के कारण ये पूरा चर्चा में भी आया है। आंध्र प्रदेश के गुम्मल दोड्डी, गंदेपल्ली और अरुगोलानु जैसे गांवों में एथेनॉल कारखानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं क्योंकि गांव वालों की शिकायत है कि जल, वायु और मृदा प्रदूषण लगातार इसकी वजह से, इन कारखानों की वजह से बढ़ रहा है। एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों से निकलने वाले हानिकारक रसायन जैसे एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलिन का पर्यावरणीय अनुमति में उल्लेख नहीं किया गया था। यह भी एक नाराजगी का विषय है और वैज्ञानिकों का कहना है कि एक एथेनॉल फैक्ट्री को 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 8 से 12 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो भविष्य में जल संकट की समस्या को और गहरा कर सकता है। हालांकि एथेनॉल फैक्ट्री के प्रदूषण नियंत्रण उपायों की लागत बढ़ने के कारण कई उद्योगों के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। एथेनॉल कार्यक्रम की इन्हीं सब चीजों के कारण लगातार आलोचना हो रही है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। विशेष तौर से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि एथेनॉल फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक रसायन पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचाते हैं, जिससे कार्यक्रम से होने वाले लाभ अंततः समाप्त हो जाते हैं। कई रिपोर्ट इस प्रकार की आई हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पेट्रोल में 20% बायोडीजल, या आप कह सकते हैं बायोफ्यूल, बायोडीजल नहीं कहना चाहिए, बायोफ्यूल कहना चाहिए, जैव ईंधन मिलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में 30% की कमी आई, लेकिन इससे पर्यावरण को पूरी तरह से सुधारने में मदद
नहीं मिल रही है। सरकार को पर्यावरण की चिंताओं को नजरअंदाज किए बिना उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, ताकि ये कार्यक्रम कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के जल अधिकारों की कीमत पर न हो। इसी प्रकार से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। यही वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने मुख्यतः सुझाव दिया है कि सरकार आगे तो बढ़े, लेकिन सभी चीजों को एक संतुलित अवस्था में आगे लेकर के चले, ताकि न केवल किसानों की आय को आगे बढ़ाने में मदद मिले, बल्कि किसी प्रकार के पर्यावरणीय नकारात्मक रूप से पर्यावरणीय प्रभाव भी न भुगतने पड़े। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय जल में कछुए की कौन सी प्रजाति या प्रजातियां पाई जाती है या है? आपके सामने ऑप्शन है ओलिव रिडले, लॉगरहेड, हॉक्सबिल या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। और तीसरा प्रश्न है, एथनॉल फैक्ट्री से निकलने वाले हानिकारक रसायन कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन, बी ऑप्शन है सल्फर और नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एक्रोलिन, और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।